स्टार्ट। वाजपेयी सरकार आने के बाद विदेश नीति में काफ़ी परिवर्तन आया। आज विश्व में भारत की विदेश नीति का महत्व शनै-शनै बढ़ा। पिछले 52 वर्षों में पहली बार अमेरिका ने भारत के साथ गंभीरता से बातें की। अमेरिका के साम्राज्यवाद का भूत पूरे जोर शोर से उतारा गया और विदेश मंत्री जसवंत सिंह ओझा थे। सितंबर 2000 में प्रधानमंत्री अटल जी की अमेरिका यात्रा इसका प्रमाण है। कारगिल में संयम बरतकर अमेरिका और यूरोपियनों के साथ पींगें बढ़ाई गईं। पुरानी दुहाई देकर रूस से संबंध विकसित हुए। जापान जैसा समृद्ध राष्ट्र भारत से संबंध बढ़ाने को तत्पर हुआ। केवल एक ही वर्ष सन 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन, रूसी राष्ट्रपति पुतिन तथा विश्व के अनेक राष्ट्राध्यक्षों तथा प्रधानमंत्रियों का भारत में आगमन भारत की विदेश नीति की महत्वपूर्ण सफलता है। पैरा मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद प्रशासनिक पक्ष से निर्देश प्राप्त हुआ कि इसे समुचित आदेश के लिए न्यायिक पक्ष में सूचीबद्ध किया जाए। तदनुसार यह मामला पहली बार 22/7/2020 को सुनवाई के लिए इस पूर्ण पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुआ। इस दिन की सुनवाई में पूर्ण पीठ ने पाया कि उपर्युक्त दोनों ट्वीट न्याय प्रशासन को बदनाम करते हैं और सामान्यतया उच्चतम न्यायालय की संस्था की गरिमा और प्राधिकार को और भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद को जन सामान्य की नज़रों में गुप्त रूप से हानि पहुंचाता है। अतः पूर्ण पीठ ने उपर्युक्त ट्वीट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को स्वप्रेरणा याचिका के रूप में पंजीकृत किया और भारत के महान्यायवादी एवं श्री प्रशांत भूषण को नोटिस जारी किया तथा मामले को 5 अगस्त 2020 को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। उपर्युक्त नोटिस के प्रत्युत्तर में श्री प्रशांत भूषण ने 134 पृष्ठ का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो संलग्नकों के साथ कुल 463 पेज का था, जिसमें प्रथम ट्वीट के बारे में उनका तर्क था कि कोरोना के कारण न्यायालय में भौतिक सुनवाई नहीं हो पाने एवं अभियुक्तों की परेशानियों को देखते हुए वह उनका क्रोधाभिव्यक्ति था और उसे अवमानना नहीं माना जा सकता तथा यदि ऐसा किया गया तो यह संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक नागरिक के अधिकार पर एक अयुक्तियुक्त प्रतिबंध होगा। जबकि अनेक तर्कों से दूसरे ट्वीट को भी उन्होंने अपना अधिकार बताया। पैरा इस मामले में दूसरा अवमाननाकर्ता ट्विटर इनकॉर्पोरेशन को बनाया गया था, जिसने अपने शपथ पत्र में स्वयं को निर्दोष बताया।
जिसका कहना था कि वह कथित ट्वीट का न तो लेखक था और न ही संपादक और न ही प्रकाशक। आगे कहा गया कि वह केवल एक मध्यवर्ती के रूप में किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति का माइक्रो ब्लॉगिंग डिस्प्ले प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। पैरा कुछ समय पहले एक संसदीय समिति ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी की। वर्तमान न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का सुझाव दिया है। इसके पक्ष में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में लागू न्यूनतम आयु सीमा का उदाहरण देते हुए युवा पीढ़ी को लोकतांत्रिक पर्व में अवसर देने की बात कही गई है। यह पक्ष अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जब सरकार कहती है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो इसकी ज़मीनी सफलता के लिए क्या हमारे पंचायत, जिला परिषद, नगर निगम, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता होना जरूरी नहीं है? सही है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अन्य प्रजातांत्रिक देशों के आधार पर ही भारत में इन चुनावों में शैक्षणिक योग्यता की शर्तों को संविधान में नहीं समाहित किया था। स्टॉप।